अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। हुकूमत और अदलिया के दरमियान जो तनाव था वो बाकायदा अब टकराव की सूरत अख्तियार कर चुका है। हुकूमत ने जो स्टेप्स लेने थे वो कल पार्लियामेंट में ले चुकी है। अब अदलिया की बारी है। अदलिया इसके ऊपर क्या रिएक्शन देने जा रही है और अदलिया की तरफ से क्या ऐसे स्टेप्स या इकदामात लिए जाने के इम्कानात हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो अमरीकी सफ़ीर हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद, उनकी तरफ से रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इमरान खान के हक़ में बयानात आ रहे हैं। यही कुछ इस तरह की सूरत हाल जब 1970s में थी, जब पाकिस्तान में सियासी जो तनाव था या कशीदगी थी वो अपने अरूज पर थी। उस टाइम सऊदी सफ़ीर थे रियाज़ अल ख़तीब। वो पाकिस्तान में क्या कुछ करते रहे, प्रोग्राम के आज के इस दूसरे हिस्से में हम इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि जो अदलिया है उसके ऊपर कौन सी ऐसी तलवार है, खौफ की तलवार है जो हमेशा लटक रही है, जिसकी वजह से अदलिया कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लेने से हमेशा से जो है अवॉइड करती आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मौजूदा हुकूमत और अदलिया के दरमियान तनाव था, जिसका मैं अपने पिछले कई प्रोग्राम्स में ज़िक्र भी करता आया हूँ कि अगर ये दोनों साइडों से कोई इन्होंने प्रॉपरली वो ना किए, स्टेप्स ना लिए, तो ये तनाव जो है वो तसादम की सूरत अख्तियार कर लेगा और वही हुआ है। कल जो पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन मुतारफ़ करी है, बिल मुतारफ़ कराया है, जिसमें चीफ जस्टिस के जो लामुतनाही जो अख्तियारात हैं या पावर्स हैं सुओ मोटो लेने की या उसके साथ-साथ जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने की, उसके ऊपर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ अपने एक प्रोग्राम में कि चीफ जस्टिस जो हैं उनके पास आइन में कोई ऐसी पावर्स नहीं है कि वो बेंच अपनी मर्ज़ी का कॉन्स्टिट्यूट कर सकें। हाँ, जो सुओ मोटो लेने का है वो आर्टिकल 184 जो है 3 के तहत वो लेते हैं, लेकिन अब जो हुकूमत की तरफ से ये जो लेजिस्लेशन की गई है उसमें महदूद करने की कोशिश की गई है जो चीफ जस्टिस के अख्तियारात हैं, ख़ास तौर पे सुओ मोटो लेने के हवाले से। अगर हम बात कर लें कि ये जो हुकूमत ने इस्लाहात जो मुतारफ़ कराई हैं, ये कोई नई इस्लाहात नहीं है। इससे पहले 2019 में जो साबिक़ चीफ जस्टिस थे आसिफ़ सईद खोसा साहब, उन्होंने एक रिफ़ॉर्म्स के हवाले से जो फुल कोड था उसमें ये मुतारफ़ कराने की वो की थी और ये इस्लाहात ख़ास तौर पे 2 पॉइंट्स उन्होंने जो हुकूमत ने अपने इस बिल में मुतारफ़ कराए हैं, यही 2 पॉइंट्स जो हैं वो चीफ जस्टिस आसिफ़ सईद खोसा पहले ही फुल कोर्ट में ये मुतारफ़ करा चुके थे। एक उसमें ये सुओ मोटो के हवाले से थी, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज़ किया था कि जो चीफ जस्टिस की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होनी चाहिए सुओ मोटो लेना, बल्कि उसमें 2 जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनको कंसल्ट करके ये जो सुओ मोटो है वो उसको लिया जाना चाहिए। उसके साथ-साथ जो दूसरी चीफ जस्टिस ने वो बात की थी वो यही जो रिव्यू अपील है आर्टिकल 184(3) के तहत जो फैसला है उसके हवाले से भी बात की थी कि बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और जो भी बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस हवाले से सुओ मोटो के हवाले से जब उसकी रिव्यू होगी, तो उसको लार्जर बेंच सुनेगा। यही हुकूमत की तरफ से भी इस्लाहत आई हैं, लेकिन ये हमेशा से हमने देखा है पाकिस्तान की अगर अदालती तारीख देख लें, ये जो पावरफुल होता है उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेते, जबकि जो कमज़ोर ख़ास तौर पे जो जमहूरी ताकतें हैं, ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट या इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो, उनको एक चुटकी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी हो तो इलेक्टेड, उसको भी नाअहल करके ये फ़ारिग कर देते हैं। अगर हम बात कर लें कि ये जो पावरफुल के हवाले से बात करते हैं कि 2009 में जुलाई 2009 में सुप्रीम कोर्ट के 14 रुकनी एक बेंच ने ये फैसला दिया था कि परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल किया जाए। उस टाइम पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी ने मुशर्रफ के ट्रायल के हवाले से जो अदालती अहकामात होने के बावजूद कोई इस तरह के इकदामात नहीं लिए कि मुशर्रफ का ट्रायल किया जाए, लेकिन अदालत ने उसके ऊपर क्योंकि वो पावरफुल था मुशर्रफ, उस टाइम आर्मी का साबिक आर्मी चीफ था और आर्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही थी, तो ना ही जो सिविलियन हुकूमत थी उसकी तरफ से कोई इकदामात लिए गए, ना ही इकदामात ना लेने की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की। लेकिन अगर यही कोई जो ट्रायल के हवाले से किसी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का होता और कोई हुकूमत ना कर रही होती, तो ना सिर्फ ये जो हुकूमत है उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत में फारिग कर दिया गया होता, बल्कि उसके साथ-साथ जो जिसके ट्रायल के अहकामात दिए थे वो अब तक उसका ट्रायल भी हो चुका था। मुशर्रफ का ट्रायल क्या होना था, जब नून लीग की हुकूमत आई उन्होंने जो एक स्पेशल कोर्ट तश्कील दे के जब मुशर्रफ का आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल कराया, तो उसके बाद ना सिर्फ उस अदालत को इसी अदलिया ने गैर कानूनी करार दिया, बल्कि वो जो कानूनी करार देने वाले जो जज साहिबान थे, उसमें एक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया इनाम की सूरत में और एक को सुप्रीम कोर्ट ले आए। ये जो बेंच और बार का गठजोड़ है ये आज से नहीं है, ये पुराना है और हमेशा कोई भी पार्लियामेंट अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जो भी कानून साजी करे जिसमें
خاص طور پہ اس حوالے سے کہ جو لیگل پروسیس ہوتا ہے اس کو شارٹن کیا جائے یا اس کا جو ٹائم فریم ہے اس کو کم کیا جائے. ہمیشہ سے بار اور بینچ نے اس کے اوپر سب سے مین اور جو سب سے پہلی رکاوٹ ہے یہی آتی ہیں. آپ کو میں ایک مثال سناتا ہوں 1980s کی. 1980 کی دہائی میں اسلام آباد میں ایک ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب تھے. وہ 3 مہینے کی چھٹی کی درخواست لے کے جو متعلقہ جو ریلیونٹ آفیسر تھے اس کے پاس گئے کہ مجھے یہ چھٹی کی جو ہے 3 مہینے کی چھٹی دی جائے. جو ریلیونٹ متعلقہ آفیسر تھا وہ جج صاحب کا کوئی ان کے ساتھ قریبی دوستی تھی, تو انہوں نے جج صاحب سے پوچھ ہی لیا جو متعلقہ آفیسر تھے کہ جج صاحب آپ کو تو میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, نہ ہی کوئی آپ کی کوئی باہر جانے کی کوئی اس طرح کی تیاری ہے اور نہ ہی کوئی آپ کے جو گھریلو کوئی ایمرجنسی ہے جس کی وجہ سے آپ 3 مہینے کی چھٹی لے رہے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں خیریت ہے, کیا مسئلہ ہے کہ آپ اتنی لمبے عرصے کی چھٹی لینا چاہ رہے ہیں. تو جج صاحب ان کے ساتھ بے تکلفی تھی, تو انہوں نے پھر بتایا کہ یار میں کیا کروں, مجھے بار بالکل بیٹھنے نہیں دے رہی عدالت میں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پینڈنسی تھی مقدمات کی وہ ختم ہو چکی ہے, مقدمات اب تقریباً ختم ہو رہے ہیں, تو جو وکیل ہیں ان کی جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے یا جو کاروبار ہے وہ انہی مقدمات سے چلتا ہے. مقدمات ختم ہو گئے تو پھر وکیل جو ہے وہ روٹی کہاں سے کھائیں گے, اپنے بچوں کا پیٹ کہاں سے پالیں گے. اسی وجہ سے 3 مہینے کی انہوں نے مجھے پریشر ڈالا ہے کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں تاکہ مقدمات کی جو پینڈنسی ہے وہ ہو اور اس کے بعد ان کا کاروبار چلتا رہے. تو یہ تو حالات ہیں یہ جو بینچ اور بار کی ہے. اب اگر یہ موجودہ بھی حکومت اور جو عدلیہ کا تناؤ ہے یا تصادم ہے اس کو بھی دیکھا جائے تو یہ جو فی الحال ابھی بہت کم لوگ ہیں جو کرٹیسائز کر رہے ہیں حکومت کے یہ جو ابھی ریفارمز لائے گئے ہیں اس کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہی عدلیہ اور حکومت کے درمیان جب تصادم آئے گا تو یہ جو بار ہے یا جو وکلاء برادری ہے وہ اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہوگی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا جو کاروبار ہے یا جو ان کا روزگار ہے وہ انہی عدالتوں سے وابستہ ہے. ابھی جو مین ان کی طرف سے اعتراض اٹھایا جا رہا ہے جو لیگل جو کمیونٹی ہے یا فرٹرنیٹی ہے ان کی طرف سے, زیادہ تر نے تو اس کو سپورٹ کیا, بلکہ میں سن رہا تھا کہ جو معروف قانون دان ہیں حامد خان صاحب انہوں نے بھی کہا کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, یہ جو ریفارمز ہیں خاص طور پہ جو چیف جسٹس کی لامتناہی پاورز ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سو موٹو لینے کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے کی, یہ بڑے پرانے عرصے سے یہ ڈیمانڈ چلی آ رہی ہے جو وکلاء برادری کی بھی ہے کہ اس کو چیف جسٹس کے پاس اتنی پاورز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے آگے جو دیگر جج صاحبان ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ اب اس کے اوپر مزید جب اقدامات لے گی, ظاہری بات ہے وہ یا تو دو آپشنز ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے پاس, ایک اسٹرائک ڈاؤن کرنے کی یہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے, یا پھر اس کے اوپر جو فل کورٹ بٹھا کے کوئی بھی اس کے اوپر وہ اپنی ضرور اس کے اوپر اظہار رائے کرے گی, سپریم کورٹ کی طرف سے آئے گا فیصلہ. اور جو دوسری صورت ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو موجودہ مقدمہ سن رہے ہیں الیکشن ڈیلے کا, اس میں بھی ایک ریئیکشن کے طور پہ عدلیہ کوئی بہت سخت فیصلہ دے سکتی ہے اس موجودہ حکومت کے خلاف اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے خلاف بھی, کہ یا تو وہ جو انتخابات ہیں اس کی ڈیٹ دوبارہ سے دے سکتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو انتخابات کرائیں ہر صورت میں, ادروائز پھر حکومت اور جو الیکشن کمیشن ہے ان کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا. یا تو یہ آپشن ہو سکتی ہے جو سپریم کورٹ لے سکتی ہے اس موجودہ مقدمے کے تحت, یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فل کورٹ بٹھا کے اور یہ جو اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے لیجسلیشن, یا پھر پارلیمنٹ کو دوبارہ بھجوا سکتی ہے کہ اس کے اوپر یہ دوبارہ سے ریویو کیا جائے. یہ دو آپشنز اب آگے جو ہے وہ عدالتوں کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے ان دو آپشنز کی صورت میں. اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو امریکی سفیر ہیں زلمے خلیل زاد, وہ ان کا ہر دن اب جو ہے عمران خان کے حق میں بیان آ رہے ہیں, بلکہ آج تو جو انہوں نے بیان دیا ہے اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں اس کے خلاف رانا ثناء اللہ کا اور جو دیگر حکومتی انہوں نے نام لیے ہیں کہ ان کے ویزا تک اور پرسونا نان گریٹا کے طور پہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے امریکہ کی حکومت کی طرف سے. یہ جس طرح کے جو زلمے خلیل زاد جو ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں یا جو سیاسی معاملات ہیں اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اور ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو وہ فیور کر رہے ہیں, تو اس سے مجھے ایک 1970s کا واقعہ ہے. امریکی سفیر تھے اس ٹائم ریاض الخطیب صاحب, وہ پاکستان کی سیاست میں اس قدر داخل ہو چکے تھے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو راولپنڈی کی گلیوں میں بھی آپ دیکھ سکتے تھے کہ وہ مختلف سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل رہے ہوتے تھے. اس ٹائم وہ اتنے زیادہ مشہور ہو گئے تھے اس جو 70s کی دہائی تھی جب پی این اے کی اور جو بھٹو صاحب کی حکومت تھی ان کے درمیان سیاسی طور پہ جو کشیدگی اس حد تک بڑھ گئی. تو اس کے بعد یہ جو امریکی جو سعودی سفیر تھے ریاض الخطیب صاحب, وہ نہ صرف تمام سیاسی رہنماؤں سے ملتے تھے بلکہ
उस टाइम जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और जो पीएनए के जो थे उस टाइम मुफ्ती महमूद साहब, उनके आपस में मुलाकातें तय कराने के हवाले से भी वो अपनी पूरी कोशिशें करते रहे। और बल्कि ये जो मुख्तलिफ मीडिया में मैं रिसर्च कर रहा था इस हवाले से, तो उसमें लिखा हुआ है कि मुफ्ती महमूद साहब की एक खुफिया मुलाकात कराई गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। उसमें जो डिमांड्स थी दोनों साइडों पे, वो डेडलॉक तो बरकरार रहा, लेकिन जो ये रियाज़ुल ख़तीब साहब थे वो इतना ज़्यादा एक्टिव थे कि दिन-रात वो मुख्तलिफ उनका जो अपनी एक बतौर सफ़ीर की ड्यूटीज़ थी उसको सरअंजाम देने की बजाय वो सियासी जो आपस में सालसी का किरदार ज़्यादा अदा करते हुए नज़र आ रहे थे। वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मिलते थे, फिर सऊदी अरब चले जाते थे, जो किंग खालिद थे उस टाइम उनसे मिलने के लिए, फिर उनसे पैगाम ले आते थे भुट्टो साहब के पास। और जो मुफ्ती महमूद साहब या जो दीगर उस टाइम की अपोज़िशन की पार्टीज़ थी, उनके उनके जो लीडरान हैं उनके हवाले से ये मुख्तलिफ जो है वो पैगाम रसानी का काम करते रहे। तो लेकिन जो वो उन्होंने जितनी भी कोशिशें की, वो तमाम तर कोशिशें, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एक डायनामिक्स है वो टोटली डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो दीगर ममालिक हैं। तो उसमें ये जिस तरह जो रियाज़ुल ख़तीब साहब थे, वो एक पॉलिटिकल जो क्राइसिस था वो हल कराने में नाकाम रहे, तो ये ज़ल्म खलीलज़ाद भी या इस तरह के जो अमरीकी हैं वो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसको हल नहीं करा सकते। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो हल सिर्फ वही है कि आपस में ये दोनों बैठें पॉलिटिकल पार्टीज़ और मिल बैठ के ना सिर्फ इलेक्शन की तारीख तय करें, बल्कि उसके साथ-साथ जो दीगर भी इनके सियासी आपस में जो तज़ादात हैं उनको हल करने की कोशिश करें एक बाहमी कंसेंसस के साथ। बात करते हैं अब जो तीसरा पॉइंट है उसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनके पास लामुतनाही पावर्स हैं। वो विद अ स्ट्रोक ऑफ पेन जो है वो प्राइम मिनिस्टर को घर भेज सकते हैं। लेकिन एक ऐसी हुकूमत के पास भी जो कार्ड समझ लें या जो भी, वो ऐसा है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान भी कोई ऐसा जो है वो रिएक्शन या इस तरह का कोई फैसला लेने से वो बहरहाल अवॉइड करते हैं। और वो है ख़ास तौर पे ये जो मुशर्रफ का इंसिडेंट हुआ है उसके बाद जो 18वीं तरमीम में आर्टिकल 6 में एक अमेंडमेंट की गई थी, और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हवाले से भी कि वैलिडेट नहीं किया जाएगा इस तरह के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हैं। और जो पीसीओ जजेस हैं ख़ास तौर पे उनके खिलाफ हुकूमत के पास ये हर टाइम ऐसा कार्ड है कि ये जो पीसीओ जजेस हैं उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की इनिशिएट कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने मुशर्रफ के साथ किया। मुशर्रफ तो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन से था, उसको इदारे ने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो जज साहिबान हैं ख़ास तौर पे जो रिटायर हो गए हैं या सर्विंग में भी, उनको ये हर टाइम ऐसे खौफ की ये जो तलवार है वो हर टाइम इनके सर पर लटक रही है कि अगर हुकूमत ने इनिशिएट कर दी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई किसी भी जो पीसीओ जज के खिलाफ, तो ये उनके लिए बड़ा ख़तरनाक होगा। आपने देखा कि नवाज शरीफ हुकूमत ने जब 2013-14 में ये जब इनिशिएट किया था, वो चाहे जितना भी प्रेशर आया उसके बाद चाहे उनको अपनी हुकूमत से हाथ धोना पड़ा, लेकिन एक दफ़ा अगर सिंबॉलिक भी मुशर्रफ को ये फांसी की जो सज़ा है वो तारीख में लिखी जाएगी। सिंबॉलिक भी अगर इस तरह का कोई फैसला आ जाता है तो ये जजेस के लिए और जुडिशरी के इदारे के लिए बड़ा ही एक मानी खेज होगा। इसी वजह से ये जो तलवार है ये हुकूमत के पास एक ऐसा कार्ड है जो शायद मौजूदा हुकूमत ये इस तरह का जो कार्ड है वो नहीं चलाएगी, लेकिन बहरहाल ये हुकूमत के पास एक अपर हैंड रखने के लिए ये एक हर टाइम ऑप्शन मौजूद रहेगी। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।